Hello dear, how are you? I hope all of you are fine. Okay? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। तो आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं फिर से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे आप लोगों का तहे दिल से आप लोगों का स्वागत किया जाता है। तो हम लोग अपनी पिछली क्लास को ही आगे बढ़ाने के लिए आए हुए हैं और पिछली क्लास में जैसा कि आप लोगों को पता होगा मैंने आपको एडवर्ब सिखाया था। क्या सिखाया था? एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास में है जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कर चुके हैं और अब हमें बस दो ही बचा हुआ है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन करने। इंटरजेक्शन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है वो एक छोटा सा टॉपिक है, उसे कभी भी हम लोग समाप्त कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए सबसे पहले हम थोड़ा सा एक एडवर्ब जो हमने समाप्त किया था उसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फिर से, ताकि मेरा फ्लो और आपका भी फ्लो बने रहे। अब देख लेते हैं सबसे पहले तो एक एग्जांपल है जिसे हम कह सकते हैं सुरुचि स्पीक्स इंग्लिश। सुरुचि स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें यदि देखा जाए तो आपके पास एक सेंटेंस है जिसमें 3 वर्ड्स हैं। इस तीनों वर्ड्स के जरा मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएं तो चलिए तेजी से कीजिए। तीनों वर्ड के मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। सुरुचि क्या है, स्पीक्स क्या है, इंग्लिश क्या है, पता कीजिए तेजी से। चलिए तो इसमें ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। सुरुचि नाम है तो यह नाउन। इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट का नाम है, यानी लैंग्वेज का नाम है, कह सकते हैं, यह भी नाउन। और स्पीक्स बोलना, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ तो इस बोलने में क्या है? मूवमेंट है। मूवमेंट है यानी कि यह वर्ब है। और वर्ब भी कौन सा वाला वर्ब? तो इसे हम लोग कहेंगे एक्शन वर्ब कहेंगे। ये हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं तो ये हम थोड़ा जाने। अब इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा और एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो इसको देखते हैं एक्सप्रेस करके हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो देखते हैं सुरुचि स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश। सुरुचि स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश। अब इसमें आपके पास 4 शब्द हैं और इस चारों शब्द के पार्ट्स ऑफ स्पीच जल्दी से बताएं तो जल्दी कीजिए। चलिए तेज कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। सुरुचि एज यूजुअल नाउन, इंग्लिश नाउन, सॉरी यहाँ स्पीक्स होगा, स्पीक्स वर्ब, वो भी एक्शन वाला वर्ब। अब बचा आपका और एक नया शब्द आपके बीच आया है, वह है परफेक्ट। तो परफेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको ये देखना है कि परफेक्ट किस में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये वर्ब है, यदि परफेक्ट स्पीक्स में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वर्ब में इंफॉर्मेशन देने वाला एडवर्ब कहला जाएगा। लेकिन यदि परफेक्ट यदि इंग्लिश में दे रहा है तब वो क्या बन जाएगा? नाउन में इंफॉर्मेशन देने वाला वो एडजेक्टिव बन जाएगा। यानी यह डिपेंड करता है किस में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यदि इधर इंफॉर्मेशन दिया तो हम लोग इसे कहेंगे एडवर्ब, और यदि इधर इंफॉर्मेशन यदि यह दे देता है तो यह चला जाएगा एडजेक्टिव। तो जरा आप ये सोच के बताइए कि ये एडवर्ब बन रहा है कि एडजेक्टिव बन रहा है? सोचिए तेजी से। चलिए अब सोचते हैं। सुरुचि स्पीक्स, सुरुचि बोलती है। ओके, अब क्या बोलती है? तो पता चला इंग्लिश बोलती है। सुरुचि स्पीक्स, सुरुचि बोलती है, क्या बोलती है? इंग्लिश, जो कि नाउन है। अब सुरुचि बोलती है अंग्रेजी, यानी इंग्लिश बोलती है। तो इंग्लिश कैसी इंग्लिश वो बोलती है? तो पता चला परफेक्ट इंग्लिश बोलती है। यानी कि यहाँ जो परफेक्ट है यह इधर इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि इधर यह इंफॉर्मेशन या डिटेल कहें तो हिंट कहें तो ऐड कर रहा है, और ये क्या है? नाउन। फिर समझिए, सुरुचि स्पीक्स, सुरुचि बोलती है। क्या बोलती है? अब इधर देखिएगा
तो इंग्लिश, और इंग्लिश में भी कैसी इंग्लिश वो बोलती है तो पता चला परफेक्ट इंग्लिश वो बोलती है। तो यहाँ जो परफेक्ट शब्द है वो इंग्लिश इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना कि स्पीक्स में, जिस वजह से चूंकि यहाँ जो परफेक्ट है ये नाउन में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए हम लोग इसे एडजेक्टिव कहेंगे ना कि एडवर्ब कहेंगे। बात को समझे। अब इस सेंटेंस को थोड़ा मैं और एक्सपेंड कर दे रहा हूं तो थोड़ा और कुछ समझ लेंगे। सुरुचि स्पीक्स वेरी परफेक्ट, एक मिनट, सुरुचि स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली। सुरुचि स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली। अब इसमें 4 शब्द हैं, जरा इस 4 शब्द पे गौर कीजिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए तेजी से। चलिए, सुरुचि स्पीक्स इंग्लिश परफेक्टली। सुरुचि नाउन है, स्पीक्स वर्ब, इंग्लिश नाउन। अब परफेक्टली जो हमारे पास एक नया शब्द आया है, अब हमें यह सोचना है कि यह परफेक्टली किस में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस इंग्लिश में इंफॉर्मेशन दे रहा हो तो चूंकि ये नाउन होने की वजह से नाउन में इंफॉर्मेशन देने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा, और यदि परफेक्टली स्पीक्स में यानी कि बोलना, यदि उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वर्ड में इंफॉर्मेशन देने की वजह से यह एडवर्ब बनेगा। अब सुरुचि स्पीक्स, सुरुचि बोलती है, क्या बोलती है? इंग्लिश। चलिए ठीक है, नाउन है, सुरुचि बोलती है, क्या बोलती है? इंग्लिश। अब यह है कि इंग्लिश जो है वह कैसे बोलती है। इंग्लिश बोलती है तो, लेकिन बोलती है तो कैसे इंग्लिश बोलती है? तो पता चला परफेक्टली इंग्लिश बोलती है, यानी कि परफेक्टली यानी अच्छे से बोलती है, एकदम पूरी शुद्ध इंग्लिश वो बोलती है। तो यहाँ जो परफेक्टली है इस ये बोलने के स्टाइल को बतला रहा है। यहाँ जो परफेक्टली शब्द जुड़ा हुआ है यह इंग्लिश में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो तो यहाँ इंग्लिश में इंफॉर्मेशन परफेक्ट दे रहा था, तो परफेक्ट एडजेक्टिव बना, लेकिन परफेक्ट से एक नया शब्द बना है परफेक्टली, और ये परफेक्टली क्या होता है? ये बोलने के तरीके को बतला रहा है कि स्पीक्स हाउ, वह कैसे बोलती है। तो यानी यहाँ जो परफेक्टली है यह इस स्पीक्स यानी वर्ड में इंफॉर्मेशन दे रही है। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द जो वर्ड में इंफॉर्मेशन देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एक प्यारा सा शब्द कहते हैं एडवर्ब। ओके, तो वर्ड में इंफॉर्मेशन देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो ये हमारा एक थोड़ा और छोटा सा एडवर्ब का रिवीजन था, और एडवर्ब के बाद अब हमें ध्यान देने हैं एडजेक्टिव पे, सॉरी प्रीपोजिशन पे। चलिए उस पर मूव कर जाते हैं हम लोग। चलिए, और कोई डाउट रह जाएगा तो उसको बाद में देख लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट रहा होगा, इसलिए अच्छा रहेगा हम लोग आगे मूव कर सके। चलिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक और लगभग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, नंबर 6 टॉपिक हमारा निकलता है, और वह है हमारा प्रीपोजिशन। जी बच्चों, प्रीपोजिशन, इसे प्रीपोजिशन ना पढ़े, वो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण नहीं है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन प्रीपोजिशन है, ना कि प्रीपोजिशन। तो फिर से बोलिएगा, प्रीपोजिशन ना कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन। ओके, चलिए तो इस शब्द को सुधार लीजिएगा। अब आगे आते हैं और देखते हैं कि यह प्रीपोजिशन काम क्या करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूं, तो उस सेंटेंस को हम लोग मूव करके देख लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। सीता इज सिटिंग द टेबल। सीता इज सिटिंग द टेबल। अब ध्यान रखिएगा, सीता इज सिटिंग, सीता नाउन हो जाएगा, इज वर्ब, सिटिंग वर्ब, टेबल नाउन, द आर्टिकल। अब इसका जरा मीनिंग निकालने का आप लोग प्रयास करें तो क्या मीनिंग निकलता है, अच्छे जरा सोचिएगा। सीता इज सिटिंग, सीता बैठी हुई है, सीता इज सिटिंग, सीता जो है वो
बैठी हुई है। अब कहाँ बैठी हुई है? द टेबल, द टेबल। सीता बैठी हुई है और हमें पता भी चल रहा है कि वो टेबल से कुछ बात की जा रही है, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं मिल रही है कि सीता जो बैठी हुई है वो बैठी टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, टेबल के बगल में है, टेबल के पीछे है, टेबल के सामने है। यह हमें पता नहीं चल रहा। यह कुछ तो कह रहा है कि सीता जो है टेबल के आसपास बैठी हुई है। हमें यह तो इन्फॉर्मेशन है कि सीता जो है टेबल के आसपास बैठी हुई है, लेकिन टेबल का जो रिलेशन है वो सीता के साथ फिट नहीं बैठ रहा है। यानी कि हमें ये नहीं देख रहा है कि वो सीता जो है टेबल के ऊपर बैठी हुई है, टेबल के पीछे है, टेबल के आगे है, टेबल के नीचे है, टेबल के सामने, टेबल के लेफ्ट है, टेबल के राइट है, वो सब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि हम ये तो समझ रहे हैं कुछ कहा जा रहा है, यानी कि कुछ रिलेशन है, कुछ संबंध तो है, लेकिन वो क्या संबंध है वो ठीक तरह से बैठ नहीं रहा है। यानी कि जरा सोचिएगा, तो यहाँ जो सीता नाउन के साथ या इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनी हुई है और यहाँ टेबल जो कि ऑब्जेक्ट है। अब आपको देखना है कि यह जो नाउन सब्जेक्ट और वह जो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन काम नहीं कर रहा है। कि ये बताने का प्रयास क्या कर रहा है वो हमें जानकारी मिल ही नहीं रहा है कि यहाँ पे सीता और टेबल के बीच क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन के बारे में कुछ भी अभी पता नहीं है, फिलहाल पता नहीं है। यानी कि कुछ रिलेशन मिसिंग है, कुछ रिलेशन मिसिंग है। या बात कहिएगा कि सीता जो है टेबल, सीता और टेबल का लोकेशन क्या है। मतलब यदि मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सीता, सीता की पोजीशन क्या है, या व्हाट इज द लोकेशन, सीता की लोकेशन क्या है, तो कहिएगा सर हमें पता है टेबल के आगे बगल कहीं ऊपर नीचे है, लेकिन लोकेशन नहीं पता है, पोजीशन नहीं पता है, यानी उसकी स्थिति नहीं पता चल रही है। तो ना हमें रिलेशन पता चल रहा है, ना हमें लोकेशन पता चल रहा है, और ना हमें पोजीशन पता चल रहा है। ये कुछ नहीं पता चल रहा है, यानी कि ना हमारे पास रिलेशन है, ना लोकेशन है, ना पोजीशन है। ये कुछ पता नहीं चल रहा है कि सीता और टेबल के बीच कनेक्शन क्या है, कनेक्शन भी नहीं पता है। अब यदि मैं यहाँ एक शब्द लिख दूं और मैं ये कह दूं सीता इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब सोचिए तो, सीता इज सिटिंग ऑन द टेबल, सोच के देखिए। अब सीता बैठी हुई है कहाँ? टेबल के आसपास, और ये ऑन शब्द ये बतला रहा है कि ऑन मतलब क्या? टेबल के ऊपर बैठी हुई है। अभी तक हमें कोई रिलेशन नहीं था, सीता और टेबल के बीच कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जब ये ऑन रख दिया गया तो इससे ये पता चलता है कि सीता बैठी हुई है, लेकिन कहाँ बैठी हुई है? तो टेबल के ऊपर बैठी हुई है। यानी कि अब आपको लग रहा होगा कि सीता और टेबल के बीच रिलेशन काम कर रहा है, यानी कि अब हमें इसके बारे में सही से जानकारी है। हमें रिलेशन है। लोकेशन बात कीजिएगा तो लोकेशन पता चला टेबल के ऊपर, पोजीशन की बात कीजिएगा तो वो भी क्या पता चला? टेबल के ऊपर। यानी कि यह जो शब्द है, यह शब्द क्या बताने का काम कर रहा है कि यह जो हमारा नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, इसके बीच के रिलेशन, लोकेशन या पोजीशन बतलाने का यह काम कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने लिखा ऑन, यदि मैं कुछ और लिख दूं, जैसे यहाँ मैं लिख दूं सीता इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब सोचिए, अभी जो सीता ऑन के वजह से टेबल के ऊपर बैठी हुई थी, अब अंडर के वजह से वह टेबल के नीचे बैठ गई। अब यहाँ अंडर क्या कर रहा है? इस सीता और इस टेबल के बीच के किस चीज़ को बतला रहा है? रिलेशन को बतला रहा है, आप कह सकते हैं लोकेशन को बतला रहा है, आप कह सकते हैं पोजीशन को बतलाने, और यह किसकी मदद से थी? इस शब्द के वजह से। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ ऑन भी लिख सकते हैं, यहाँ अंडर भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं कि नियर द टेबल, टेबल के नज़दीक में, हम ये भी लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ, ओके, यानी कि उसके सामने, ओके। तो ये सारे एक जगह पर आप कई सारे प्रीपोजिशन को फिट कर सकते हैं। तो आपको ये सोचना है कि यह जो शब्द है, जो आपके सब्जेक्ट का रिलेशन किसी और से
यानी कह सकते हैं दो शब्दों के बीच को के रिलेशन या लोकेशन या पोजीशन को बतलाने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। बात को समझ रहे हैं। तो यह प्रेपोजिशन क्या काम कर रहा है, तो सोचिए प्रेपोजिशन क्या करता है, शोज, प्रेपोजिशन शोज रिलेशन, प्रेपोजिशन शोज रिलेशन, यह रिलेशन दिखलाने का काम करता है। और क्या दिखलाता है, लोकेशन, ये लोकेशन दिखलाने का काम करता है। और क्या काम करता है, शोज पोजीशन, यह पोजीशन दिखलाने का काम करता है। यानी कि प्रेपोजिशन का काम क्या है कि दो शब्दों के बीच के रिलेशन को, आपके पोजीशन को या लोकेशन को दिखलाने का काम कौन करता है, प्रेपोजिशन करता है। तो प्रेपोजिशन का बस इतना ही काम है कि दो शब्दों के बीच के रिलेशन को बतलाना, उसके पोजीशन को बतलाना और उसके लोकेशन को बतलाना। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए, मैं जरा मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलिए कॉपी कीजिए, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, यहीं कहीं रख दिए, मिल नहीं रहा है। चलिए कॉपी कर लिए होंगे। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं इसी प्रेपोजिशन से जुड़ा हुआ, तब हमें प्रेपोजिशन भी समझ में आ जाएगा और धीरे धीरे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ में आ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है और कह सकते हैं ही हैज केप्ट एन ऑरेंज, ही हैज केप्ट एन ऑरेंज। अब यहां तक जरा सोच के देखिए, ही हैज केप्ट एन ऑरेंज, उसने रखा है, क्या रखा है, एक ऑरेंज। तो यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ही आपका प्रोनाउन है किसी नाम के बदले, हैज वर्ब है, केप्ट भी वर्ब है, ऑरेंज नाउन, ये नाम हो जाएगा कॉमन नाउन कैटेगरी में, और ये आपका आर्टिकल बैठा। अब हमें पता है कि उसने ऑरेंज को रखा है, लेकिन ऑरेंज को कहाँ रखा है वो हमें जानकारी नहीं है, यानी कि हमें प्लेस की, पोजीशन या कह सकते लोकेशन की जानकारी नहीं है। अब हम यहाँ कह सकते हैं ही हैज केप्ट एन ऑरेंज द टेबल। अब देखते हैं, अब यदि इस सेंटेंस को गौर से देखें तो ही हैज केप्ट एन ऑरेंज डैश द टेबल। अब हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ जो ऑरेंज है यह रखा गया है, और कहाँ रखा गया है, टेबल के कह सकते हैं आसपास कहीं रखा गया है, लेकिन कहाँ रखा गया है हमें वो पता नहीं है। यानी कि अब ऑरेंज और टेबल के बीच ना रिलेशन पता है, ना लोकेशन पता है, ना पोजीशन पता है, ये तीन चीज हमें फिर से पता नहीं है। यानी कि आपको जिस चीज ये तीनों चीज नहीं पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की जरूरत है। अब यदि मैं यहाँ लिख दूं ऑन, तब पूरा सेंटेंस पढ़ के देखिए, ही हैज केप्ट एन ऑरेंज ऑन द टेबल, यानी कि अब ऑरेंज को उसने कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर। यदि मैं कह दूं नियर, तो कभी कभी घर में कहते हैं कि सेब कहाँ रखा हुआ है, या ना ऑरेंज कहाँ रखा हुआ है, ऑरेंज कहाँ रखा हुआ है, तो भाई कहता है कि टेबल के देखो ना आसपास कहीं रखा होगा, तो खोजते हैं। तो ऑन हो सकता है, नियर हो सकता है, अंडर कह सकते हैं, हो सकता है उसके नीचे कह सकते हैं। तो ये ढेरों सारे चीज हम लोग कह सकते हैं। इन फ्रंट छोड़िए, उतना लिखेंगे, इतना इस काम चलाइए। तो हम एक जगह पे कोई भी प्रीपोजिशन हम लोग यूज कर सकते हैं, बस हमें यह देखना है कि हमें कौन सा लोकेशन वहाँ शो करना है, कौन सा हमें रिलेशन स्थापित करना है, कौन करेक्ट वे में वहाँ पर प्रेजेंट होकर काम कर जाएगा। तो जो भी इस प्रकार के शब्द होते हैं, जो यहाँ पर देखेगा तो ऑरेंज और टेबल के बीच लोकेशन भी बतला देगा, अब ये तीनों पोजीशन भी और रिलेशन भी बतला देगा, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन नहीं बच्चों, प्रीपोजिशन। बात को समझे? तो ये था आपका प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का एक ही काम है कि शोज रिलेशन, लोकेशन, पोजीशन। बात को समझे? तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगले दिन आपका लास्ट क्लास रहेगा, और वो क्लास रहेगा कंजंक्शन से जुड़ा हुआ। उसके बाद मैंने एक चैप्टर और एक टॉपिक या एक कह सकते हैं लेसन या एक्सरसाइज, जो कह सकते हैं आप लोग,
कह सकते हैं। हम लोगों जो मेरी पर्सनली इच्छा है, जो और जगह आप लोग रूल्स पे पढ़ते हैं, किताबों में ढेर सारे उस पर रूल्स रखे हुए हैं जिसके कॉन्सेप्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत हाईली डिमांड में वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन उस पर निकाले जाते हैं या रखे जाते हैं, तो उस चैप्टर की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। ओके, तो हमारी प्यारा सा, या कह सकते हैं हमारी प्यारी सी, जो भी कर दे मुझे उतना नहीं पता, हमारा एक प्यारा सा सफ़र शुरू होने वाला है और मैं इस सफ़र को जारी रखूँगा और आप लोग सिर्फ हमारा साथ दें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें आप लोग। ओके, थैंक यू एंड लव यू, एंड लास्ट में जो मैं कहता हूँ, आई लव माई स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।